नमस्कार दोस्तों, 18 जनवरी 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल आपके सामने है, द अनरेवलिंग ऑफ लिबरल ग्लोबलिज्म, डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन डिफीटेड बट नॉट ट्रम्पिज्म एंड द एंटी ग्लोबलिस्ट पॉलिटिक्स इट हैज अनलीस्ड। यहाँ पे सिंपल सी बात ये बताई गई है कि भाई देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की भी आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके चल रहे थे, जिसको आप बोलते हो एंटी लिबरलिज्म। देखिए, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में लिबरलिज्म और एंटी लिबरलिज्म दोनों रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात की जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो अमेरिका की पॉलिसी थी वो लिबरलिज्म वाली पॉलिसी नहीं थी, वो एंटी लिबरलिज्म वाली पॉलिसी थी। वो लोग कहीं ना कहीं आइसोलेटेड थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका की पॉलिसी आई वो लिबरलिज्म वाली पॉलिसी थी। तो यूरोप में और देश की बाकी कंट्रीज में इंटरफेयर करना। फिर अगर आप देखोगे, यूएसएसआर के पतन के बाद, यूएसएसआर के गिरने के बाद भी यूएस ने दूसरे कंट्रीज के अफेयर्स में टांग अड़ाई। इराक में, अफगानिस्तान में, नाना प्रकार की कंट्रीज में यूएस ने अपनी टांग अड़ाई है। तो समय समय पे यूएस की फॉरेन पॉलिसीज बदली है और ज्यादातर समय पे यूएस की लिबरल फॉरेन पॉलिसी रही है। यानी यूएस ने बोला है कि हम दुनिया भर में कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी फैलाएंगे, हम दुनिया भर में डेमोक्रेसी फैलाएंगे। कहीं ना कहीं यूएस ने वॉर चालू कर दिया दूसरी कंट्रीज में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्होंने कोई भी वॉर चालू नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटिव अमेरिकन्स की बात सुनी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई हम अमेरिकन्स पे ज्यादा ध्यान देंगे और दूसरी कंट्रीज के अफेयर में थोड़ा कम ही घुसेंगे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके की आइडियोलॉजीज को आगे लेके जाने की कोशिश की है, वो आइडियोलॉजीज बहुत पोटेंट है और आज की डेट में अमेरिकन्स वो आइडियोलॉजी के हिसाब से ही रूल चाहते हैं अपने देश में। तो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, द अनरेवलिंग ऑफ लिबरल ग्लोबलिज्म, और जो बाइडेन के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल बूम एट अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इस आर्टिकल में सिंपल बात ये बताई जा रही है कि अगर आप सेंसेक्स देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको आज की डेट में बीएसई लिमिटेड बोलते हैं, उसका जो सबसे बेंचमार्क इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। तो भैया, जो बीएसई लिमिटेड के जो सबसे टॉप की कंपनीज हैं उनका अगर आप ग्रुप बना दो तो वो होता है सेंसेक्स। सेंसेक्स ऊपर ही जाता जा रहा है। 2020 से लेके 2021 के बीच में एक साल में जो सेंसेक्स है वो 8000 पॉइंट ऊपर गया है। और वो एक ऐसे समय पे हो रहा है जिस समय पे कोरोना के पैंडेमिक के चलते इकोनॉमी बिल्कुल ही धत्ते में जा रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है भाई, कुछ हर्षद मेहता टाइप स्कैम नजर आ रहा है क्या, कि एक तरफ इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जा रही है, आपके पास पैसा है नहीं, लोग मर रहे हैं, माइग्रेंट क्राइसिस हो गई, और दूसरी तरफ आपका जो सेंसेक्स है वो ऊपर ही चलता चला जा रहा है। तो ये सेंसेक्स ऊपर चलता क्यों चला जा रहा है? स्पेकुलेशन किस हद तक चल रही है मार्केट में? क्या रियल में जो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है उसके नीचे कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है? क्या सच में कंपनीज बड़ी हो रही हैं? क्या सच में कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी बढ़ रही है जिस हिसाब से सेंसेक्स बढ़ रहा है? उसके बारे में अभी बात की गई है। तो ये बताया गया है कि कैसे रेपो रेट कम करने से जो स्टॉक्स के दाम है वो ऊपर बढ़ जाते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म में इसके चलते इकोनॉमिक स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है सिस्टम में, और अगर कल कोई भी एडवर्स इवेंट होता है तो मार्केट धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा। इसकी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट है, इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस, इंडिया मस्ट एंश्योर अप्रेजल ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वैक्सीन्स इज डिसेमिनेटेड वाइडली। देखिए, यहाँ पे इंडिया ने लगभग 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। ओके, पहले दिन दूसरे दिनों में 3350 सेशंस हुए थे फर्स्ट डे पे। ओके, और यहाँ पे ज्यादातर स्टेट्स में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है और कुछ जगहों पे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही सब बात बताई गई कि ये जो आपका वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, इस ट्रायल को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और कुछ पॉइंट यहाँ पे एक दो नए हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर ये न्यूज़ तो आपने सुनी ली होगी कि व्हाट्सएप ने जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट करने का जो प्लान बनाया था, तो फरवरी 8 था ये। भाई फरवरी 8 ये था कि जो नए टर्म्स एंड कंडीशंस है व्हाट्सएप के डाटा शेयरिंग के, वो आपको एक्सेप्ट करने हैं। अब उसको एक्सटेंड करके मई कर दिया गया है, 15 मई। तो पहले रखा गया कि 8 फरवरी तक आपको व्हाट्सएप के नए टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने पड़ेंगे डाटा शेयरिंग को लेके। यानी व्हाट्सएप पे आप जो कुछ भी यूजेज कर रहे हो उसका डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ पे? फेसबुक के पास। अभी आप सोचिए व्हाट्सएप ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए, व्हाट्सएप पेड प्लेटफॉर्म तो है नहीं, आपको पैसे देके तो व्हाट्सएप यूज करना ही नहीं है। और अगर आपने व्हाट्सएप यूज किया हो तो आपने ये देखा होगा कि व्हाट्सएप में कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं आता है। तो व्हाट्सएप को चलाने में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खत्म होते हैं। तो उसको निकाला कैसे जा सकता है? उसको इस प्रकार से निकाला जा सकता है कि व्हाट्सएप की यूजेज में जो भी डाटा आप प्रयोग कर रहे हो वो डाटा फेसबुक के साथ शेयर कर दिया जाए, और फेसबुक उस डाटा को प्रयोग करके अपनी जो एड पॉलिसीज है उसको बदल ले, तो उससे फेसबुक कमा लेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कंपनीज कॉमर्शियल मोटिव पे काम करती है। इनको ये पता है कि अगर व्हाट्सएप में हमको ऐड नहीं चलाने हैं तो कम से कम व्हाट्सएप के डाटा का इस्तेमाल किया जाए। इस डाटा को इस्तेमाल करने के लिए व्हाट्सएप ने क्या बोला
कि भाई व्हाट्सएप में जो यूजर डाटा है वो फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। इसकी डेडलाइन रखी गई 8 फरवरी। लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने उठा के व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया और सिग्नल ऐप और टेलीग्राम इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। तो अभी के लिए व्हाट्सएप ने डैमेज कंट्रोल के लिए बोला है कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से नहीं 15 मई से लागू होगी। तो इस इशू में क्या चल रहा है, इस इशू को समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक आर्टिकल भाई मार्टिन लूथर किंग से रिलेटेड है। भैया मार्टिन लूथर किंग के आइडियाज और उनका जो मूवमेंट था उसकी इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, यूएस में क्या इंपॉर्टेंस रही है, उस सब चीज़ों के बारे में मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच दी थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक समय ऐसा आएगा यूएस में जब ब्लैक्स और वाइट्स बराबर होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें बताया गया कि जब बैरक ओबामा पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट चुने गए 2008 में, तो कहीं ना कहीं जो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था वो सच हो गया। तो ठीक आर्टिकल है, बट कहीं ना कहीं एग्जाम से सीधे काम का नहीं है। अभी के लिए समय भी नहीं बचा है मेरे पास इस वीडियो में, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। एक आर्टिकल जर्नलिज्म से रिलेटेड आता है, ये वाला, इसको मैं हमेशा स्किप करता हूं, मतलब नहीं है। शैडो एंटरप्रेन्योरशिप, ये यूपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसके लिए मैं एक अलग से पीपीटी बना के लाऊंगा आपके लिए, जहां पे मैं बताऊंगा आपको कि शैडो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, शैडो एंटरप्रेन्योरशिप के इंडिया में एग्जाम्पल्स क्या क्या है और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी ज्वाइन डॉट जवाब दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ मिल जाएगी, जो डेली करंट अफेयर्स में बनाता हूँ उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो इंडिविजुअल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ मैं उसकी वीडियोस मिल जाएगी। इश्यूज इन न्यूज़ करके मेरी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको जो रीसेंट करंट इवेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियोस बनाता हूँ, आप चाहे तो जाके उसको भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, द अनरेवलिंग ऑफ लिबरल ग्लोबलिज्म। Donald Trump has been defeated, but not Trumpism and the anti-globalist politics it has unleashed. इस आर्टिकल की शुरुआत में ये बात बताई गई कि देखिए, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को पिछले कई सालों में कुछ प्रेसिडेंट्स ने इस हद तक नहीं बदला है जिस हद तक डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बदल दिया है। क्या होता है ना कि अमेरिका क्या फॉलो करता है, वॉशिंगटन क्या फॉलो करता है, एक लिबरल इंटरनेशनलिस्ट ऑर्डर फॉलो करता है, एक लिबरल इंटरनेशनलिस्ट ऑर्डर, जहां पे अमेरिका दूसरे कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी में काफी हद तक इंटरफेयर करेगा, दूसरे कंट्रीज में डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश करेगा। अगर कहीं पे वॉर चल रहा होगा या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी तो अमेरिका अपनी फोर्सेस को भेज के वहां पे इंटरफेयर करेगा। जो अमेरिका का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अमेरिका के साथ साथ इसके बहुत सारे अलाइज हैं, तो ये लोग मिलिट्री एक्शंस भी करते हैं उन कंट्रीज में जहां पे भाई अमेरिका के या फिर लिबरल ऑर्डर के हिसाब से काम ना हो रहा हो। तो कुल मिला के ये जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो कि हमेशा से अमेरिका फॉलो करता आता है, इसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस कर दिया, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में तख्ता पलट कर दिया, इराक को अटैक कर दिया। अब यहां पे इस लिबरल इंटरनेशनलिस्ट ऑर्डर को छोड़ते हुए ट्रंप ने बोला अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप ने क्या बोला, मेरी फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा है, मैं सब कुछ अमेरिका के हिसाब से करूंगा। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस कम हो गई, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूएस बाहर निकल गया, यूनिसेफ से बाहर निकल गया, डब्ल्यूएचओ को फंडिंग देनी बंद कर दी। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ वॉर लॉन्च कर दिया चाइना के साथ और भी कुछ कंट्री के साथ। कहीं ना कहीं चाइना जैसी कंट्रीज जिन्होंने खुद अपनी इकोनॉमी को बहुत सारी चीज़ों के लिए बंद कर रखा है, उनके यहाँ पे फेसबुक, अमेजोन, इस तरीके की कंपनीज काम नहीं कर सकती, वो दुनिया भर की इकोनॉमी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती। चाइना के ट्रेड को अमेरिकन इकोनॉमी से बहुत फ़ायदा था, और कहीं ना कहीं जब टैरिफ वॉर शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ, चाइना की भी हालत ख़राब हो गई। यहाँ पे अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करो तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट किए हैं, जैसे कि इसराइल और बाकी अरब कंट्रीज, इसराइल, यूएई, बहरीन, इनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन करवाया। तो ये आप कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट है। कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे एक डिसरप्टर की तरह देखा जा रहा है। अमेरिका की इतने लंबे समय से जो फॉरेन पॉलिसी स्टैंस रहा है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने डिसरप्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे बता दिया है कि आई बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ अमेरिका फर्स्ट। तो पहले अमेरिका जो सबकी मदद करता फिरता था, सबको एड भेजता घूमता था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कम कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बाहर पैसा जाता था वो भी जाना बंद हो गया है। तो सबसे पहली बात तो जो बाइडेन के लिए ये मुसीबत होने वाली है पावर में आने के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेंड चालू किया है ना कि अमेरिका फर्स्ट और बाकियों की मदद हम बाद में करेंगे, उस ट्रेंड से पीछे जा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के लोग ये चीज चाहते हैं। अमेरिका के लोग ये चाहते हैं कि अमेरिका का पैसा अमेरिका के लोगों के लिए हो, ना कि दूसरी कंट्रीज की मदद के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है।
और जो बाइडेन अगर इसको पलटेंगे तो उनको उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देने पड़ेंगे। 74 मिलियन लोगों ने ट्रंप के लिए वोट किया है। अब अमेरिका के आइसोलेशन की बात करेंगे। देखिए, अमेरिका का आइसोलेशनिज्म का जो फिनोमिना है, मिस्टर ट्रंप ने शुरू किया। मिस्टर ट्रंप ने बोला कि भैया हमें बाकी कंट्री से कम मतलब है, हम अपनी कंट्री पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने लोगों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका का आइसोलेशनिज्म है ये ट्रंप के साथ ही शुरू हुआ है। ये अमेरिका की एक ओल्ड फॉरेन पॉलिसी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, और आप कह सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हालत बहुत खराब है थी। अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की सीरीज देखी हो तो मैंने वहां पे आपको बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस ने जर्मनी को बिल्कुल दबा के रख दिया ट्रीटी ऑफ वर्साइली के थ्रू। और जर्मनी की उस समय मदद किसने की? जर्मनी की उस समय पे मदद की अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया ना 1930s 1929 के लगभग पे, उसके बाद से अमेरिका की तरफ से जर्मनी को मदद जानी बंद हो गई। अमेरिका ने बोला कि भैया हमारी खुद की हालत खराब है, हम किसकी क्या मदद करेंगे। तो आप कह सकते हो 1929-30 के लगभग से अमेरिका ने बाकी कंट्री से नाता तोड़ के उनकी मदद करनी बंद कर दी। तो वो एक पीरियड था 1929-30 से लेकर 1939 तक का, जब अमेरिका ने किसी की भी मदद नहीं की, वो खुद ही इकोनॉमी क्राइसिस से परेशान थे। तो आप कह सकते हो कि वो एक स्टेज थी अमेरिका की हिस्ट्री में जब वो पूरी तरीके से आइसोलेटेड थे। और मिस्टर ट्रम्प ने भी कुछ ऐसा ही किया है। हालांकि इस बार मिस्टर ट्रम्प ने इंटेंशनली ये किया है, मिस्टर ट्रम्प ने यूएस को स्टेज ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से पीछे खींच दिया। ओके, यहां पे बात हो रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की, खासकर 1929 से लेकर 1939 की बात हो रही है। उस समय पे यूएस इमर्जिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर था, बट कहीं ना कहीं ग्रेट डिप्रेशन में लॉसेस की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को भी नुकसान हुआ था भाई, अमेरिका ने भी पार्टिसिपेट किया था। और ग्रेट डिप्रेशन के चलते भी, चाहे प्रोग्रेसिव्स हो अमेरिका में, चाहे कंजर्वेटिव्स हो, उन्होंने बोला कि भैया ये यूरोपियन और एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी उंगली मत घुसाओ। ठीक है ना। 19वीं शताब्दी में, 19वीं ऑलमोस्ट पूरी 19वीं शताब्दी वॉशिंगटन का ये सिद्धांत रहा है कि भाई अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दो और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में मत घुसो। तो पूरी 19वीं शताब्दी में वॉशिंगटन, यूएसए ने दूसरे देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। 1929 से लेकर 1939 में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये तो हो गया अमेरिका के आइसोलेशनिज्म का टाइम, जब उन्होंने दूसरे लोगों के अफेयर्स में टांग नहीं भिड़ाई। लेकिन कुछ समय ऐसा भी रहा है अमेरिका में हिस्ट्री में जहां पे अमेरिकन ने दूसरे देशों के अफेयर्स में टांग भिड़ाई है। जैसे कि जो 28वें अमेरिकन राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने लिबरल इंटरनेशनलिस्ट ऑर्डर को प्रमोट करने की कोशिश की। इनकी लीडरशिप के अंदर ही यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया। और इन्होंने ही बोला कि भाई एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर बनाया जाएगा जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होगा। ये जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था ना, इस लीग ऑफ नेशन को बनाने में वुड्रो विल्सन का एक मेजर रोल था। बट अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस को बनाने में काफी मेजर रोल किया। लीग ऑफ नेशंस क्या है? जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना आपका यूनाइटेड नेशंस, वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पीस को प्रमोट करने के लिए बना था लीग ऑफ नेशंस। बट लीग ऑफ नेशंस बिल्कुल एफिशिएंट नहीं था। और ये चीज आपको इस बात से पता चलेगी क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा। अगर लीग ऑफ नेशंस इफेक्टिव होता, एफिशिएंट होता, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं छिड़ता। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा मतलब कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशंस इफेक्टिव नहीं था। लीग ऑफ नेशंस को बनाने में यूएसए का मेजर रोल था, बट यूएसए ने ज्वाइन नहीं किया लीग ऑफ नेशंस ने। यूएसए ने क्या बोला कि भैया हम तो इस दुनिया के बाप हैं, हम तो तुम्हारे माई बाप हैं, तो ये सब नियम जो कानून है ना, ये जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स है ना, ये तुम्हारे लिए हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूं, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। यूएसए की सिंपल अप्रोच थी। जो वुड्रो विल्सन के प्रिंसिपल्स थे वो क्या बोलते थे? सेल्फ डिटर्मिनेशन, रूल ऑफ लॉ विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज, लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल, फ्रीयर ट्रेड, एम्फेसिस ऑन ह्यूमन राइट्स। एक लिबरल ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहा था वेस्ट में अमेरिका। बट अमेरिका ने बोला कि भाई देखो, ये लिबरल ग्लोबल ऑर्डर मैं बाकी कंट्री के लिए बना रहा हूं, मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। समझ गए? अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें तब खुली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हॉरर्स खत्म हुए। तब यूएस को समझ में आया कि भैया चलो कुछ ना कुछ करते हैं, यूनाइटेड नेशंस बन रहा है, इसको ज्वाइन करते हैं। क्योंकि जो लीग ऑफ नेशंस बना था ना 1919 में, उसको तो यूएस ने ज्वाइन तक नहीं किया था। यूएस ने बोला था मैं तो माई बाप हूं भाई, ये लीग ऑफ नेशंस तो मैंने तुम्हारी जैसी टुटपुंजियों कंट्री के लिए बनाया है, तुम लोग ज्वाइन करो, मैं तो तुम्हारा बाप हूं, मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। हाँ, तुम लोग के बीच में मैंने मांडवली करवा दी। यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया, उसके बाद यूएस को और बाकी यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड वगैरह को समझ में आया कि भैया एक लिबरल ऑर्डर बना दो, तीसरा वर्ल्ड वॉर हो गया तो कोई बचेगा नहीं। फिर भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके थोड़े समय बाद ही, कुछ सालों बाद ही शुरू हो गया कोल्ड वॉर। अभी कोल्ड वॉर के दौरान यूएस को यह समझ में आया कि एक बहुत बड़ा अपोजिशन उनकी तरफ उभर के आ रहा है, वो है यूएसएसआर।
यूएसएसआर कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, जहां पे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी अपने ही प्रकार की इकोनॉमिक थ्योरी को पूरी दुनिया में चला रहे थे। बहुत सारी एशियन और यूरोपियन कंट्रीज इन कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, इनको अडॉप्ट करना चाहते थे। ये चीज़ यूएस को पसंद नहीं आई। ये चीज़ यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी। अब यूएस ने अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी पॉलिटिक्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना शुरू किया। अब यूएसए ने लोगों के साथ ग्रुप बनाने शुरू किए कोल्ड वॉर के दौरान। यूएसए लिबरल ग्लोबलिज्म चाहता था, यूएसए कैपिटलिज्म चाहता था, और यूएसए जानता था कि अगर यूएसएसआर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने में सक्सेसफुल हो गया तो यूएसए का जो कैपिटलिज्म है वो पीछे छूट जाएगा। तो अब यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ दोस्ती करना शुरू किया और उसको क्या बोला, उसको बोला फ्री वर्ल्ड। इन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की, और यूएस भी यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं था। यूएस खुद डेमोक्रेसी था, दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात करता था, लेकिन उन डिक्टेटर्स के साथ भी यूएस को दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने के लिए तैयार थे, जो कि एंटी यूएसएसआर होने को तैयार थे। तो यूएस ने डिक्टेटर्स के साथ भी दोस्ती की, बशर्ते वो कैपिटलिज्म ब्लॉक को फॉलो करें और यूएसएसआर के अगेंस्ट चले जाएं। तो आप समझ रहे हो ना कि ये जो यूएस है ना, जो नाम के लिए दुनिया भर में बोलता है कि हम लिबरल इंटरनेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हम भाई ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए, यूएस ने जंगें शुरू की हैं ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करने के लिए, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए, जिहादिस्ट को हराने के लिए। आप समझिए बात को, सोवियत यूनियन जब 1991 में कोलैप्स करेगा, 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स करने के बाद एक ही ताकत बची, यूएसए। तो यूएस को शांत हो जाना चाहिए, तो उसको लगना चाहिए था कि हाँ भाई अब तो हम ही ताकत बचे। लेकिन यूएसए चुप नहीं हुआ। यूएसए ने इराक पे अटैक किया, यूएसए ने अफगानिस्तान में इंटरफियर किया। चाहता तो ये सब चीजें अवॉइड कर सकता था, लेकिन उसने किया। अपनी ताकत कहीं ना कहीं तो दिखानी है ना, माई बाप है देश के, वो कैसे ना कैसे तो दिखाना है ना। हमारे पास इतने हथियार है, इतना पैसा है, कैसे ना कैसे तो दिखाना है ना, तो कहीं ना कहीं तो उंगली भिड़ानी है। तो आप देखोगे कि 1999 में यूएस ने रिजाइम चेंज करवा दिया यूगोस्लाविया में। अभी इस यूएस के जो कुछ ये रहे हैं आपके स्टेप्स रहे हैं, वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। समझ गए भाई? वही सब बात बताया जा रहा है कि जो लिबरल मॉरल आर्गुमेंट था अबाउट फ्रीडम हैज डिमिनिश्ड इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड. On the other side, with the rise of religious terrorism, even liberal democratic governments start arming themselves with more powers that often clash with civil liberties. जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, सबको लगा कि अमेरिका की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फैलेगी। भाई कोई ना कोई फैली, कहीं ना कहीं वो फैली, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और ट्रेंड्स यहाँ पे उधर के आएंगे, जैसे कि रिलीजियस टेररिज्म उभर के आएगा। बड़े बड़े जो इंटरनेशनल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अल कायदा, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन उठ के आएंगे जो कि दुनिया में टेररिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाएंगे। और इन टेररिस्ट आइडियोलॉजी से बचने के लिए भाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने हाथ में ज़्यादा पावर लेने लगेगी। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने अपने आप को में हाथ में ज़्यादा पावर ली ताकि अपने आप ऊपर टेररिस्ट अटैक्स को रोका जा सके। ओवरऑल दुनिया भर की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने पावर कंसोलिडेट करने की कोशिश की, जिससे सिविल लिबर्टी कम हुई। तो वो जो सिद्धांत होता है ना डेमोक्रेसी में कि मिनिमम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस लीस्ट हो, ठीक है ना, और मैक्सिमम गवर्नेंस हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लिबरल रहने दो, बट ऐसा हो नहीं पाया। यूएसए का इन्वॉल्वमेंट, यूएसए के मिलिट्री एडवेंचर्स दुनिया भर में बढ़ रहे थे। यूगोस्लाविया में यूएसए ने 1999 में रिजीम चेंज करवा दिया, तख्ता पलट करवा दिया, जिससे पूरी कंट्री टूट गई दो भागों में। यूएस इराक में इन्वॉल्व जरूर हुआ, लेकिन कभी भी इराक में वो पूरी तरीके से जीता नहीं। अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हुआ आफ्टर 9/11 अटैक्स, 19 साल से जंग चल रही है। अब यूएस को लग रहा है कि कैसे ना कैसे करके अफगानिस्तान से बाहर निकल जाओ। तालिबान के साथ मांडवली करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट यूएस इज फ्रस्ट्रेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई जैसे ना तैसे करके हम लोग अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए। कौन लड़े तालिबान से, तो लड़ते ही जा रहे हैं। ओके, लिबिया को नाटो ने लिबरेट करवाया, लेकिन आज की डेट में लिबिया स्टेबल नहीं है। दो सरकारें हैं, दो आर्मीज, और वहां पे बहुत सारे मिलिशियाज ऑपरेट करते हैं। अगर आप ईरान और नॉर्थ कोरिया की बात करो तो ईरान और नॉर्थ कोरिया में सीधे सीधे मिलिट्री इंटरवेंशन करने की औकात नहीं है यूएसए की। यूएसए दूर रहता है। और इराक और अफगानिस्तान में जो यूएस ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया, इतना लंबा वॉर, इतना लंबा मिलिट्री कैंपेन चलाया, इसके चलते यूएस के बहुत सारे सोल्जर्स की जाने गई, उसका पैसा खत्म हुआ और हुआ कुछ नहीं। समझ गया बात को? तो यूएस ने भले ही हर जगह इंटरफेरेंस करी है, हर जगह अपनी तानाशाही को इंपोज करने की कोशिश की है, बट वो एक्चुअली में पूरी तरीके से डिसिसिवली कहीं पे भी नहीं जीत पाया। एक वियतनाम जैसी कंट्री ने यूएस को दौड़ा मारा। ओके, तो ये जो वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर था, ये जितना स्ट्रांग लग रहा था और उसको जिस प्रकार से अमेरिका प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, वो उस प्रकार से प्रमोट हो नहीं पाया।
और कैपिटलिज्म के अंदर की जो खामियां थी वो 2008 में बाहर निकल आई, जब सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आ गई, यूएस में मंदी आ गई, वेस्टर्न यूरोप में मंदी आ गई, ठीक है ना, बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस सामने आ गए। और यहां पे अगर आप देखो तो ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज की तरफ से लोगों का ध्यान चला गया, और किस तरफ चला गया, फाइटिंग टेररिज्म एंड स्टॉपिंग इमिग्रेशन। 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया दोस्तों, उस समय पे यूएस में लोगों को क्या लगेगा, यूएस में लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बाहर से आके हमारी नौकरियां छीन रहे हैं इमिग्रेशन वाले, इमिग्रेंट्स से, तो एक काम करो इमिग्रेशन बंद करवाओ। तो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने बोला कि भैया हमारे यहाँ की जॉबें हमारे यहाँ के लोगों के पास रहनी चाहिए, बाहर के लोग यहाँ पे आके काम नहीं करेंगे। टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे दुनिया भर में, तो टेररिज्म को रोकने की बात की गई। ह्यूमन राइट्स की तरफ से ध्यान हट गया, सिविल लिबर्टीज की तरफ से ध्यान हट गया। यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज में लिबरल, इलिबरल, फार राइट और एंटी इमिग्रेंट इस्लामोफोबिक पार्टियां राइज करने लगी। आज की डेट में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिनको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में सबसे ऊपर माना जाता है, वहां तक पे भी इस्लामोफोबिक पार्टीज उठ रही हैं, ठीक है ना। कल्चरल नेशनलिज्म उठ रहा है, पोस्ट वॉर इंटरनेशनलिज्म चैलेंज किया जा रहा है, इमिग्रेशन को विलीफाई किया जा रहा है, फ्लो ऑफ रिफ्यूजीज है ना, रिफ्यूजीज की एंट्री को यहां पे रोका जा रहा है, खासकर वो रिफ्यूजीज जो उन्हीं गरीब कंट्रीज से एंट्री मार रहे हैं जहां पे वॉर चालू किया है इन वेस्टर्न कंट्रीज ने। सीरिया वगैरह में आज की डेट में जो सिविल वॉर हो रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज की कॉलोनियल पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए आज की डेट में जो सीरियन रिफ्यूजीज हैं भाग भाग के यूरोप में जा रहे हैं। और ऐसे में आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पावर में यूएस में। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि भैया कोई लिबरल पॉलिसी नहीं, अमेरिका के सारे पैसे अमेरिकन्स के लिए हैं, मैं जो कुछ भी करूंगा वो अमेरिकन्स के लिए कहूंगा। कहीं ना कहीं जो ब्रेग्जिट वाला ये इवेंट है यूके में, ये भी इसी सेंटीमेंट को कहता है कि भैया लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है, तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है, पूरे यूरोपियन यूनियन का हमको ठेका नहीं उठाना है, हम केवल यूनाइटेड किंगडम के लोगों का ध्यान रखेंगे। समझ गए बात को। फिर यूएस ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से विड्रॉ कर लिया। यूएस ने बोला ठीक है भाई, हम डेवलप्ड थे, हमने पहले एमिशंस किए, हम आगे भी एमिशंस करेंगे, हम क्यों अपने एमिशंस कम करें। डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट का ठेका हमने तो ना उठाया है, और अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से विड्रॉ कर लिया। बाकी डेवलप्ड कंट्रीज भी बोल रही है कि हम क्यों भाई पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के चलते अपने एमिशंस को कम करें। यूएस ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, ये अपनी हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानने को तैयार नहीं है आज की डेट में एनवायरमेंट के फील्ड में। ओवरऑल ये भी आइसोलेशनिस्ट अप्रोच को ले रहे हैं, ये सिर्फ अपने आप को दे रहे हैं, देख रहे हैं और दुनिया को इग्नोर कर रहे हैं। तो मिस्टर ट्रंप ने जो ट्रंपिज्म की भावना चलाई है, इसको किस हद तक जो बाइडेन तोड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात है। जो बाइडेन देखते हैं जो पुराने एग्रीमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिए, जो नए मुहिम डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ी है, उसको किस हद तक कैसे टैकल करते हैं जो बाइडेन, ये तो देखने वाली बात है। बट कहीं ना कहीं जो बाइडेन को यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ट्रंप ने जो पॉलिसीज चलाई हैं वो अमेरिका के लोगों के बीच में फेमस है, और उसके बहुत अगेंस्ट अगर जाते हैं जो बाइडेन बहुत ज्यादा लिबरल इंटरनेशनल पॉलिसी को फॉलो करते हैं, दूसरी कंट्रीज को मदद देने की बात करते हैं, इमिग्रेशन को अमेरिका के अंदर सपोर्ट करते हैं, चाइना का सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो बाइडेन के अगेंस्ट जा सकती है। अमेरिका के अंदर जो बाइडेन खुद ये बात जानते हैं। 7.5 करोड़ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया था, और लगभग 8 करोड़ लोगों ने जो बाइडेन के लिए। तो जो बाइडेन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके और ट्रंप के बीच का जो डिफरेंस था ना वोटों का, वो बहुत ज्यादा नहीं था। अब देखते हैं जो बाइडेन की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। अगला आर्टिकल, फाइनेंशियल बूम एट अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। पहला आर्टिकल थोड़ा बड़ा हो गया, बट एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी था। द पैराडॉक्स बिकम्स क्लियर बाय रिकॉग्नाइजिंग द सर्किट ऑफ फाइनेंशियल फ्लोस बियॉन्ड द रियल इकोनॉमी। भाई कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है आज की डेट में कि इस समय पे रियल में इकोनॉमी पे जो चल रहा है और हमारा जो ट्रेडमार्क स्टॉक एक्सचेंज है उस पे जो चल रहा है उसमें बहुत फर्क है। पहले जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड था, जिसपे हर्षद मेहता ने बवाल मचा दिया था, अगर हर्षद मेहता स्कैम 1992 ना देखा हो, बिल्कुल देखिए जाके, बड़ा अच्छा सीरियल है, काफी कुछ पता चलेगा आपको वहां पे। और उस सीरियल को देख के आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि भाई स्टॉक मार्केट जो है ना वो सेंटीमेंट पे चलता है। स्टॉक मार्केट इस बात पे नहीं चलता है कि एक कंपनी कितना ग्रो कर रही है या एक कंपनी में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे सेंटीमेंट पे, इमोशंस पे चीजें चलती हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जिसे पहले बोलते थे, अब वो हो चुका है बीएसई लिमिटेड। बीएसई लिमिटेड का एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिसको आप बोलते हो सेंसेक्स। अब सेंसेक्स क्या है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो 30 सबसे बड़ी फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं, वेल स्टैब्लिश कंपनीज हैं, इन 30 कंपनी के स्टॉक को मिला के अगर आप एक डब्बे में रख दो, उस डब्बे की कीमत को अगर आप मेजर करो, उसको आप बोलोगे सेंसेक्स।
तो पूरा भारत स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स नहीं है। भारत स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड 30 सबसे बड़े कंपनी के शेयर्स को अगर आप एक डब्बे में डाल दो और फिर इस डब्बे के दाम को आप इंटरनेशनल मार्केट में या फिर डोमेस्टिक मार्केट में परस्यू करो तो ये बन जाता है सेंसेक्स। ठीक है भाई, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सेंसेक्स क्या है। अब अगर आप सेंसेक्स का फिगर देखो 8 जनवरी 2020 को, तो कहां था 40,817, और 8 जनवरी 2021 को अगर आप इसका नंबर देखो तो ये था 48,569। जब पूरी दुनिया, पूरी इकोनॉमी नीचे जा रही कोरोना में, ये सेंसेक्स 8,000 पॉइंट ऊपर गया है, 20% ऊपर गया है। समझिए आप, मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो फिगर्स हैं ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगे। यहां पे मैं आपको कुछ फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। नोवल कोरोना वायरस का पैंडेमिक आया, अप्रैल से जून जो पहला क्वार्टर था, इंडिया की जीडीपी रोड 23.1% माइनस में। सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, इंडिया की जीडीपी 7.5% माइनस में। ओवरऑल ये एस्टिमेट किया गया है, जो एडवांस एस्टिमेट आया है 2020-21 का, कि इंडिया की जीडीपी -7.5% होगी। और इसको भी बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रिडिक्शन बताया जा रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स ये भी बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं, कि इंडिया की जीडीपी कम से कम -9.5% या -10% नीचे जाएगी। तो इस साल में हालात इतने खराब हैं। अगर इससे 2 साल पहले चले जाओ तो हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है। 2019 में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 4.18% है। 2018 में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 6.12% है। देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन भले ही 2018 में 6% बढ़ी इंडिया की जीडीपी, 2019 में 4.18% बढ़ी, और हो सकता है कि 2020-21 में वो 7 से 10% नीचे चली जाए। उसके बावजूद आप देखिए, कि जो हमारा बीएसई का सेंसेक्स है ये ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो यहां पे क्लियर है कि ये जो बीएसई का सेंसेक्स ऊपर जा रहा है ना, ये किसी इकोनॉमिक, आप कह सकते हो कि एक्सपेंशन की वजह से ऊपर नहीं जा रहा है। असल में इकोनॉमी में कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। हम लोग डेली एडिटोरियल्स में बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे जा रही है, एमएसएमईज को मदद देने की जरूरत है। तो जो कंपनीज हैं वो कंपनीज बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रही हैं। ये जो अपवर्ड स्ट्राइड चल रहा है ना स्टॉक मार्केट में, ये जुबिलियंट है। और ये किस बेसिस पे डिपेंड करता है? स्पेकुलेटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन रियल एस्टेट, गोल्ड एंड इवन कमोडिटीज। अब यहां पे मैं आपको हर्षद मेहता की कहानी सुनाना चाहूंगा। हर्षद मेहता की कहानी क्या बोलती है, मैं बहुत ब्रीफ में सुनाऊंगा। हर्षद मेहता ने किया क्या था? उसने कुछ नहीं किया था। उसने क्या किया, गलत तरीके से अलग अलग बैंकों से, अलग अलग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से पैसा उठाया। होता क्या था कि मान लीजिए उस समय पे अगर आपको एसबीआई से पैसा लेना है, मान लीजिए एसबीआई से आपको 500 करोड़ रुपए लेने हैं, तो अगर आप एसबीआई से 500 करोड़ रुपए लोगे तो एसबीआई को बैंक रिसिप्ट दोगे। बैंक रिसिप्ट क्या होती है? बैंक रिसिप्ट, मान लीजिए कि पीएनबी ने 500 करोड़ की बैंक रिसिप्ट इशू की, तो पीएनबी ने अगर 500 करोड़ की बैंक रिसिप्ट इशू की तो पीएनबी के पास या तो 500 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होनी चाहिए या पीएनबी को आप 500 करोड़ रुपए दो जाके। हर्षद मेहता इन बैंकों के हायर ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करके बिना बैंक रिसिप्ट दिए या बिना किसी और प्रकार का इंस्ट्रूमेंट दिए ये पैसा उठाता था। ठीक है ना? ये पैसा वो स्टॉक मार्केट में लगाता था। ओके, देखिए आज की डेट में अगर आप लोन लेते हो, मान लीजिए आप पीएनबी में गए और पीएनबी ने अपने एजुकेशन लोन लिया 5 लाख का, तो आपको कुछ ना कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा। हर्षद मेहता बिना कोलैटरल रखे इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, एसबीआई से, ओएनजीसी से पैसा उठा रहा था और वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था। अब स्टॉक मार्केट सीधी सीधे एक सेंटिमेंट पे काम चलता है, बुल और बियर। अगर आप शेयर खरीदते जाओगे, तो इन शेयर की डिमांड बढ़ती जाएगी, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी उसके दाम बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट चढ़ता ही चला गया। ठीक है ना? इधर उधर से पैसे उठाए हर्षद मेहता ने और चीजें खरीदते ही चला गया। बाकी लोगों को बोला कि तुम भी खरीदो, वो बुल बन गया। और बुल बनना मतलब कि ही वॉज परचेजिंग, बार बार शेयर खरीद रहा था। जब बार बार शेयर खरीद रहा था, शेयर के दाम बढ़ते जा रहे थे। ज्यादा लोग उन शेयर्स में अपना पैसा पंप इन कर रहे थे, और ज्यादा लोग जब उन शेयर्स में अपना पैसा पंप इन करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं शेयर के दाम उठेंगे। जो शेयर पहले 10 रुपए का था वो 15 का हुआ, 20 का हुआ, 30 का हुआ, 50 का हुआ। लोगों को लगा ये तो बढ़ता ही जा रहा है, खरीदो खरीदो खरीदो, सब खरीदते चले जा रहे हैं। समझ गए बात को? और एक समय ऐसा आएगा जब सबको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये जो कंपनी थी जिसके शेयर 10 से 50 रुपए या 100 रुपए पर पहुंच गए, इस कंपनी की खुद की हालत तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो है। जब लोगों को ओरिजिनलिटी पता चलेगी इस कंपनी के बारे में, सारे के सारे शेयर के दाम धड़ाम से गिर पड़ेंगे। और जिन लोगों ने 50 रुपए 60 रुपए पे शेयर खरीद रखे थे, जब शेयर का दाम फिर से 5 रुपए 10 रुपए पहुंचेगा वो बर्बाद हो जाएंगे। यही हुआ था उस समय पे। वो शेयर मार्केट नहीं गिरता अगर इस कंपनी की रियल पोजीशन देश के सामने नहीं आती। तो इससे आपको समझ में क्या होता है?
इससे समझ में ये आता है कि जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं ना, ये इमोशंस पे चलते हैं, ये स्पेकुलेशन पे चलते हैं। और अभी जो कोरोना के इस एक साल में जब पूरी दुनिया की इकॉनमी नीचे जा रही है, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर है कि स्पेकुलेशन अभी भी हो रहा है स्टॉक मार्केट में। ओके, और ये स्पेकुलेशन रियल एस्टेट में भी हो रहा है, गोल्ड में भी हो रहा है, और अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज में हो रहा है। तो यही तो बात है ना, एक तरफ चल रहा है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, कंपनीज की हालत खराब है, दूसरी तरफ आपका सेंसेक्स बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जब सेंसेक्स बढ़ता ही चला जा रहा है तो मतलब क्या है? मतलब सिंपल है, मतलब ये है कि आप फाइनेंशियल स्पेकुलेशन कर रहे हो। एक्चुअली में इकोनॉमी में कंपनीज की इतनी औकात नहीं जितने उनके शेयर्स के दाम ऊपर जा रहे हैं, और लोग खरीदे जा रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में हो क्या रहा है, मैं आपको एक और बात बताता हूं। आप ये देखो, एफडी की इस समय पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं? 5%। सेविंग अकाउंट में पैसा डालोगे 2%, 3%। और जब शेयर के दाम बढ़ते हैं तो लोगों को क्या लगता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो भाई, कम से कम 10-12% रिटर्न आ जाएगा 2-3 सालों में। लेकिन ये नहीं पता है कि कल की डेट में मार्केट गिरा तो बर्बाद हो जाओगे। समझ गए? तो यही चीज यहां पे बताई जा रही है। अब यहां पे आते हैं कार्ल मार्क्स के आइडियाज। देखिए, कार्ल मार्क्स ने फिक्शियस कैपिटल की बात की। क्या होता है फिक्शियस कैपिटल? फिक्शियस कैपिटल मतलब फर्जी कैपिटल, वो रियल में कैपिटल नहीं है। अगर आप फाइनेंस फील्ड की बात करिए, अगर फाइनेंस फील्ड में स्पेकुलेशन हो रहा है तो वो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है। स्पेकुलेशन में क्या क्या चीजें आता है? जो पैसा मार्केट इकोनॉमी में घूम रहा है, जो बॉन्ड्स आपने खरीद रखे हैं स्पेकुलेशन के बेसिस पे, जो लोन आपने उठा रखे हैं, ठीक है ना भाई, जो शेयर्स आपने खरीद रखे हैं उससे जो आपके पास डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, जो आपके कैपिटल गेन्स हैं, आपने बहुत सारे डेरिवेटिव्स खरीद रखे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखे हैं। तो ये सब चीजें जब आप खरीद के मार्केट में बेचते हो, खरीदते हो, इससे जो आप प्रॉफिट कमाते हो, वो फिक्शियस फाइनेंस है। अगर मार्केट्स डीरेगुलेटेड हैं, स्पेशली तो इंडिया में मार्केट्स बहुत हद तक रेगुलेटेड है भाई। कहीं ना कहीं मार्केट के लूप होल्स का फायदा उठा के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं वो अपना गेम खेलते हैं। समझ गए बात को? तो जब बेसिक साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम ना हो, एक कंपनी की स्टॉक मार्केट की वैल्यू कौन डिसाइड करना चाहिए? उस कंपनी के क्रेडेंशियल्स, उस कंपनी का प्रॉफिट, ठीक है ना। उस कंपनी के एकदम से आपने जाके 10 लाख शेयर्स मार्केट में खरीद लिए और उस कंपनी के स्टॉक मार्केट के शेयर को 100 रुपए से आपने 5,000 पे पहुंचा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे हो गए, वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई, नहीं। तो इसको कार्ल मार्क्स ने बोला फिक्शियस कैपिटल, एक ऐसा कैपिटल जो कि साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स पे डिपेंड नहीं करता है, स्पेकुलेशन पे डिपेंड करता है। और स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट कह लीजिए चाहे डेब्ट मार्केट कह लीजिए, स्टॉक मार्केट्स को एक्चुअली आपका इक्विटी मार्केट्स कहा जाता है और मनी मार्केट एक्चुअली में डेब्ट मार्केट होते हैं। बस फर्क बता देता हूं, जब आप पार्टनरशिप खरीद रहे हो, जब आप इक्विटी खरीद रहे हो, जब आप किसी कंपनी में स्टेक खरीद रहे हो तो उसको इक्विटी पार्टनरशिप बोलते हैं। और जब आप पैसा उधार पे उठा रहे हो तो उसको डेब्ट मार्केट बोलते हैं, मनी मार्केट बोलते हैं। तो मनी मार्केट, ठीक है ना, डेब्ट मार्केट समझ लीजिए जब आप पैसा उधार पे उठा रहे हो, इक्विटी मार्केट जब आप किसी कंपनी में स्टेक खरीद रहे हो। अगर आप दुनिया भर की बात कर लीजिए तो इस समय पे जो फ्रॉड हो रहे हैं ना, मतलब फ्रॉड तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मतलब फ्रॉड एक बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा, स्पेकुलेशन बोल लीजिए, फाइनेंशियल स्पेकुलेशन, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बोल लीजिए। ये केवल इंडिया के स्टॉक मार्केट में नहीं हो रही है, ये यूएस, ब्राजील, दुनिया की जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर्स हैं, वहां के स्टॉक मार्केट्स में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल स्पेकुलेशन बहुत रियल बेसिस पे होता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, हर जगह ये चल रहा है, ठीक है भाई। और कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया का सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, और एक तरफ देखिए इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, माइग्रेंट क्राइसिस हो रही है, ठीक है। फार्म राइट्स को लेके जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश में जॉबलेसनेस है। तो जब इकोनॉमी में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। कैसे ऊपर जा रहा है भाई? साउंड रीजनिंग के हिसाब से नहीं है, ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद, despite the fact that flows of fictitious finance do not originate from the real economy, their accumulation, however, leaves a mark by generating financial wealth for those with access to financial circuit. Interestingly, financial assets sold with capital gains at higher prices are met with a rising rather than usual decline in demands. Evidently, possibilities of accumulating assets turn even brighter with high value assets used as collaterals fetching credit for further business. As the stock prices, which reflect the stream of dividends over time, discounted by interest rates, lower interest rates can pitch stock prices higher up. We recall that cuts in interest rates are often preferred as tools under mainstream prescriptions limiting expansionary policies, which evidently help stock prices. नहीं समझ में आया होगा, आप समझाता हूं। देखिए भाई, बात यह है, स्टॉक मार्केट में जो भी बड़े लेवल पे गेम चल रहे हैं उनका एक्सेस बहुत कम लोगों को है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में जो भी गेम चलते हैं ना, उसका फायदा कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं होता। मेरे आप जैसे लोग क्या करेंगे, अरे एसबीआई के 10 शेयर ले लो यार, अरे ये अल्ट्राटेक के यार 5 शेयर ले लो,
15 शेयर खरीद लो। हम लोग की मैक्सिमम लिमिट 20-25 शेयर रहती है अगर बड़ा शेयर है तो। अगर 100-150 रुपए का शेयर है तो हो सकता है हम लोग 100 शेयर खरीद लें। उससे ज़्यादा एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीदता है, मेरा हमारे तुम्हारे जैसा। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो मैक्सिमम इतना खरीदेंगे हम लोग। ओके, बड़े गेम वाले जो प्लेयर्स हैं, जो करोड़ों में डीलिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बड़े गेम खेलते हैं। जिनकी करोड़ों में डीलिंग है, उन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स को अक्यूमुलेट कर रखा है। उन फाइनेंशियल एसेट्स को अक्यूमुलेट करने का फायदा क्या है उनको? देखिए, फायदे बहुत सारे हैं। उन फाइनेंशियल एसेट्स को कोलैटरल रख के वो और बड़े बड़े लोन उठा सकते हैं बिजनेसेस के लिए। देखिए, अगर आपके पास किसी कंपनी के बहुत बड़े स्टॉक्स हैं, आप उन स्टॉक्स को आरबीआई के पास गिरवी करके पैसा उठवा सकते हो किसी और बैंक से। ठीक है भाई। दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि सरकार स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए एक और चीज, आपने रेपो रेट की बात सुनी ना, इंटरेस्ट रेट कट सुना है ना। सरकार जब रेपो रेट कम करती है तो होता क्या है, आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पैसा देती है और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कम इंटरेस्ट रेट पे मार्केट में पैसा घुमाती है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जब कम रेट पे मार्केट में पैसा घुमाती है तो बड़े बड़े बिजनेसेस को, छोटे मोटे बिजनेसेस को भी पैसा देती है। तो इन बिजनेस के हाथ में लिक्विडिटी ज्यादा आती है, और जब इन बिजनेस के हाथ में लिक्विडिटी ज्यादा आती है तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होता है। मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, सेंसेक्स ऊपर जाता है। समझे? तो ये एक प्रकार का फाइनेंशियल सर्किट है जहां पे बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। मतलब कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट कंसेंट्रिक सर्कल के हिसाब से बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है। लोगों के एसेट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के डिविडेंड बढ़ रहे हैं, लोगों के कैपिटल गेन्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर एकदम से कोई एक्सपेक्टेशन में या कोई भी एडवर्स इवेंट होता है, मान लीजिए डिजास्टर हो जाता है, मान लीजिए जंग छिड़ जाती है, चाइना छोटे लेवल पर अटैक कर देता है, वहां पे मार्केट बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरेगा। जब तक सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है तब तक चल रहा है, ठीक है ना भाई। लोग पैसा इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं शेयर्स में। अब मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे, अरे यार इसका दाम तो बढ़ता ही चला जा रहा है, आगे बढ़ेगा, इसको खरीद लेते हैं। हमें ये नहीं पता है कि बैक एंड में बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेजर प्लेयर्स हैं जिन्होंने आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रखा है उन स्टॉक के प्राइसेस को, इसीलिए वो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उस कंपनी ने ऐसा कुछ खास नहीं किया है कि उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में चीजों में इन्वेस्ट करते जाते हैं, वो चीज बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, लेकिन जब कोई एडवर्स इवेंट आता है वो चीज बिल्कुल नीचे गिरती है। और यही हुआ था .com बबल, सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस ऑफ 2008। जो मार्केट था, हाउसिंग मार्केट, वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, जबकि नीचे उसका जो बेस था वो बिल्कुल फ्लॉट था। सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस पे मैंने वीडियो बना रखी है, यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो उसको। आप जब सब प्राइम क्राइसिस हर्षित मेरे नाम के साथ सर्च मारेंगे तो आपको पहली वीडियो दिख जाएगी, शैडो बैंकिंग एंड सब प्राइम मॉर्टगेज हाउसिंग क्राइसिस एक्सप्लेन। इसको देख लीजिए, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो आई होप मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ ये आप कह सकते हो जस्टिस कर पाया हूँ दोस्तों, थोड़ा बहुत हद तक इस फाइनेंशियल आर्टिकल को आपको समझा पाया हूँ। ये फाइनेंशियल आर्टिकल बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था। नॉर्मल केसेस में अगर आप सीधे सीधे इस फाइनेंशियल आर्टिकल को पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। जितना हो सका आसान तरीके से, उतने आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगले आर्टिकल में चलते हैं। इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस, इंडिया मस्ट एंश्योर अप्रेजल ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वैक्सीन इज डिसेमिनेटेड वाइडली। इंडिया ने अपनी मतलब दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किया। पहले 2 दिनों में 2.24 लाख लोगों को ये वैक्सीन दी गई है। 3,350 सेशंस वैक्सीन देने के तो पहले ही दिन हुए। कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, उसको सारे स्टेट्स में एडमिनिस्टर किया गया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन को 12 स्टेट्स में एडमिनिस्टर किया गया। जो फर्स्ट ट्रांच है वैक्सीन का, उसमें 11 मिलियन कोविशील्ड की डोजेस दी जा रही हैं और 5.5 मिलियन कोवैक्सीन की डोजेस दी जा रही है। किसको? हेल्थ केयर वर्कर्स को, सैनिटेशन वर्कर्स को और म्युनिसिपल वर्कर्स को। ठीक है भाई। और यहां पे सरकार ये जो वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस है, इसको मिशन मोड में लेके आगे जा रही है। बट ऑथर यही भी बोल रहा है कि जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, ये कोई रेस नहीं है, दिस इज अ मैराथन। और मैराथन लंबी होती है, मैराथन बहुत बड़ी होती है। इंडिया का इमीडिएट प्लान ये है कि 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम लोग इनोक्यूलेट करेंगे, उनको वैक्सीन देंगे। लेकिन एक्चुअली में बाद में जो सेकेंड फेज आएगा, उसमें 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी है। तो पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी है और उसका 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी है। अभी ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबा है। प्लान तो ये बताया गया है कि जुलाई तक 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन जब तक जुलाई आएगी, जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, वैसे वैसे बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने आएंगे। अभी तक
जब 2,24,000 लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन दी जा चुकी है, लगभग 400 साढ़े 400 एडवर्स रिएक्शन के केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। आगे और कितने केसेस निकल के आने हैं, कितनी इमरजेंसी चीजें निकल के आ रही हैं, वो चीज देखने वाली है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं उनमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बताई जा रही है। अगर आप पॉजिटिव फैक्ट्स की बात करिए तो पॉजिटिव फैक्ट सीधी सीधी बात यह है कि भाई हमारे यहाँ पे चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलाया जाता है। हमारा जो मिशन इंद्रधनुष है उसने बहुत मेजर स्केल पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है, डाइवर्स जोग्राफिकल कंडीशंस में चलाया है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव को तुम आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को पूरी तरीके से आज़ादी देनी होगी कि वो ये चुने कि वो वैक्सीन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वैक्सीन की एफिशिएंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया में जैसे कि फाइजर नाम की वैक्सीन की बात कर लीजिए, मॉडर्ना नाम की वैक्सीन की बात कर लीजिए, इन वैक्सीन के भी प्रॉपर फेज 3 ट्रायल नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ हद तक फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट आए हैं। कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है हमारे देश की, उसके तो फेज 3 ट्रायल हुए ही नहीं है, हो रहे हैं, उनके रिजल्ट ही नहीं आए हैं। तो अगर आप कोविशील्ड, फाइजर, मॉडर्ना नाम की वैक्सीन देख लीजिए तो इनके कुछ लिमिटेड तो फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट आए हैं। कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन को तो लिमिटेड रिजल्ट भी नहीं आए हैं। यहां पे सरकार बोल रही है कि र्यूमर मॉन्गरिंग मत करो, ये मत बोलो कि वैक्सीन खराब है। सरकार को उल्टा लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि भाई हम जो वैक्सीन लेके आए हैं मार्केट में वो परफेक्ट है, और सरकार वो शायद नहीं दिला पा रही है, क्योंकि जिस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट ही बाहर निकल के नहीं आए उसको आप एफिशिएंट कैसे बोल दोगे। तो भाई यहां पे सीधी सीधी बात ऑथर ये बोल रहा है कि पहली बात तो आप लोगों को ये आजादी दे दो कि वो वैक्सीन को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये आजादी लोगों के पास होनी चाहिए। दूसरी बात, सरकार को धीरे धीरे करके ग्रेजुअली लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जरूरत है कि भाई आपको जो भी वैक्सीन दी जा रही है वो परफेक्टली सेफ है, ठीक है ना। और जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वैक्सीन के, उनको भी बहुत प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि रिसेंटली हमने नॉर्वे में देखा कि कोरोना की वैक्सीन मिलने के बाद 23 बूढ़े लोगों की जान चली गई। इस तरीके के इवेंट्स इंडिया में ना हो, ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं। अगला आर्टिकल है अपडेट डिबेट, प्राइवेसी ऑफ सिटीजंस इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ डिजिटल कंपनीज। व्हाट्सएप की हालत खराब कर दी लोगों ने। व्हाट्सएप ने पहले बोला, डेडलाइन दी 8 फरवरी। 8 फरवरी तक व्हाट्सएप ने बोला कि जो हमारे नए प्राइवेसी टर्म्स है उनको एक्सेप्ट करिए। भैया यूजर्स को गुस्सा आया, मैसिव बेसिस पे यूजर्स ने व्हाट्सएप को यूज करना छोड़ दिया। व्हाट्सएप ने बोला क्या था, व्हाट्सएप ने बोला था कि भाई हम आपके यूजर डाटा को फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। व्हाट्सएप ने इसका रीजन क्या दिया कि भाई देखिए हम पैसा तो लेते नहीं है व्हाट्सएप चलवाने का, तो जब हम पैसा नहीं लेते हैं तो हम व्हाट्सएप को मोनेटाइज कैसे करें भाई, हमारे तो यूजर चार्जेस लगते हैं ना, सर्वर चार्जेस लगते हैं। तो भैया जो यूजर डाटा है उसके बेसिस पे हम व्हाट्सएप की सर्विसेज को मोनेटाइज कर सकते हैं फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जब व्हाट्सएप ने ये बोला, भैया यूजर्स की तरफ से बैकलैश आया। यूजर की तरफ से बैकलैश आया तो व्हाट्सएप ने अपने डिसीजन को आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो पहले जो डेडलाइन 8 फरवरी थी अब वो 15 मई पहुंच चुकी है। इससे एक चीज तो क्लियर हो गया है, इससे एक चीज क्लियर हो गया कि पब्लिक परसेप्शन इन कंट्रीज, इन कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्हाट्सएप जैसी पब्लिक सर्विस का पब्लिक परसेप्शन क्या है प्राइवेसी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि ये जो व्हाट्सएप की पॉलिसी आई थी, टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ये क्या बोलती है कि अब जो व्हाट्सएप के यूजर्स हैं वो अपनी डाटा शेयरिंग को फेसबुक से बचा नहीं सकते, उनका डाटा फेसबुक के साथ शेयर ही किया जाएगा। और इसकी 8 फरवरी की डेडलॉक रखी गई थी। अब सोचिए, ये जो डाटा शेयरिंग वाले अनाउंसमेंट की थी ना फेसबुक ने, इससे मास एक्सोडस हुआ व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप ने अनाउंसमेंट किया और व्हाट्सएप से मास एक्सोडस हुआ। इतना नुकसान तो व्हाट्सएप को कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के समय पे भी नहीं हुआ था, और जब व्हाट्सएप के को फाउंडर्स ने क्विट कर दिया था व्हाट्सएप को बोर्ड के, तो भी नहीं हुआ था जितना नुकसान अभी हुआ है। कैम्ब्रिज एनालिटिका में क्या हुआ था, ब्रिटेन की कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका, उसने क्या किया कि फेसबुक के यूजर्स के डाटा को उसने स्टोर किया और बाद में इसी कंपनी ने अमेरिका में जो इलेक्शंस होते थे, अमेरिकन सिटीजन्स का जो डाटा था उसको शेयर किया अमेरिका के इलेक्शंस में। मतलब फेसबुक के यूजर्स के डाटा को कलेक्ट किया कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने, उसको बाद में यूएस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने में इस्तेमाल किया। इसको बोला था कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल जो कि फेसबुक के अगेंस्ट एलेज किया गया था, उस समय पे भी ज्यादा लोगों ने नहीं छोड़ा व्हाट्सएप। जब व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने व्हाट्सएप छोड़ दिया तो भी लोगों ने नहीं छोड़ा। लेकिन इस बार बहुत सारे लोग व्हाट्सएप से निकल के सिग्नल और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे चले गए। कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो मैसेजिंग ऐप है सिग्नल, ये ऐप स्टोर चार्ट्स पे डोमिनेट कर रहा है इंडिया और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में। अब खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि व्हाट्सएप को लगा कि भैया ये क्या हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तो हम इतना ऊपर उठे थे, यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही। तो व्हाट्सएप को मजबूरी में अपने जो स्टेप्स हैं उनको बैक ट्रैक करना पड़ा। एंड अंडर फायर व्हाट्सएप ऑन इट स्पॉट हैज ट्राइड टू एले फियर्स
अबाउट प्राइवेसी बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ द अपडेट्स। यहाँ पे व्हाट्सएप ने बहुत सारे मैसेजेस रिलीज किए, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स रिलीज किए, जहां पे ये बोला गया कि व्हाट्सएप ये डाटा प्राइवेसी सिर्फ इसलिए लेके आ रहा है ताकि हम अपनी सर्विसेज को थोड़ा बहुत मोनेटाइज कर सकें। हमने व्हाट्सएप को बिल्कुल फ्री कर रखा है, मिलियंस ऑफ बिजनेस इंटरेक्शंस रोज व्हाट्सएप पे होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक के पास जाएगा तो हम पर्सनलाइज्ड एड सर्व कर सकते हैं, बस यही पर्पस है, और किसी भी वजह से हम डाटा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। अगर व्हाट्सएप की बात की जाए, फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन का खरीदा था। आज तक व्हाट्सएप यूजर से पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, तो ये कंपनीज इसको मोनेटाइज करना चाहती हैं और मोनेटाइज ये कर नहीं पा रही हैं। इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है यूरोप में। यूरोप में जो यूजर्स है ना, उनके पास अभी भी ये सहूलियत है कि वो अपने डाटा के कंट्रोल में है। यूरोप की जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है ना, GDPR, वो बहुत स्ट्रांग है, और इंटर ऐप डाटा शेयरिंग यूरोप में अलाउड नहीं है। तो व्हाट्सएप से फेसबुक में आप डाटा ट्रांसफर कर दो, या फेसबुक से आप व्हाट्सएप में डाटा कर दो, या व्हाट्सएप से आप टेलीग्राम में डाटा ट्रांसफर कर दो, भले पेरेंट कंपनी सेम हो, ये अलाउड नहीं है। इसके लिए जो लॉज है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है यूरोप के अंदर, और कहीं ना कहीं यूरोप में इस पर्टिकुलर ऐप अपडेट पॉलिसी, जो सिक्योरिटी टर्म्स को अपडेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक मूवमेंट सा है। तो कुल मिला के व्हाट्सएप अभी प्रेशर में है, आगे क्या होता है ये तो देखिए समय ही बताएगा। तो ये था आज का पूरा का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अपने व्यू पॉइंट। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।